नौजवानों को 18, 19 और 20 साल की उम्र में सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि पैसा दरख्तों पर नहीं उगता। ये अमल स्कूल में शुरू होता है जब हमें सिखाया जाता है कि रिवायती रास्ते पर चलें, नौकरी हासिल करें, मॉर्गेज लें, हर एक दिन हर एक घंटा काम करके महज इतना कमा लें कि 67 साल की उम्र में रिटायर हो सकें और फिर मर जाएं। एक लम्हे के लिए जरा सोचें, क्या आपको लगता है कि ये अमीर कबीर लोग इस रास्ते पर चलते हुए हजारों लाखों डॉलर माहवार कमाते हैं? वाज़े तौर पर यहाँ कुछ और है जो नजर नहीं आ रहा। मैं आपको ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी हासिल करने या साइड हसल शुरू करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसे हासिल करने के लिए आपको पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका दरकार है जिसका इन्हिसार आपके दिन रात काम करने पर न हो, और उसे पैसिव इनकम कहा जाता है। आज मैं आपको 7 पैसिव इनकम आइडियाज दूंगा अपनी रिकमेंडेशन और रेटिंग के साथ, और मैं जोर दूंगा कि आप इन्हें जरूर कंसीडर करें। नंबर 1, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना और पैसिव इनकम कमा लेना, इसमें इसके अलावा कुछ और भी है। मेरा मतलब है कि मैं समझ सकता हूं कि लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो टेक्निकली आपने बगैर कुछ किए कुछ रकम कमा ली है, लेकिन हकीकत में अपना कैश निकालने के लिए आपको अपने शेयर्स बेचने होंगे। कुछ लोग इसे पैसिव इनकम समझते हैं, लेकिन इसके बरक्स मैं इसे सिर्फ बोनस समझता हूं जिस पर आपका इन्हिसार नहीं होना चाहिए। मैं पैसिव इनकम उसे समझता हूं जो हर माह आपके बैंक अकाउंट में आती रहे, और जिस एसेट से वो इनकम जनरेट हो रही है आपको वो एसेट भी बेचना ना पड़े। इसलिए स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की वाहिद शक्ल जिसे मैं हकीकी पैसिव इनकम समझता हूं वो है डिविडेंड स्टॉक। आप पेप्सी, स्टारबक्स और मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों के शेयर्स के बारे में सोचें। इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के बायस इनके प्रॉफिट का एक हिस्सा तवातुर के साथ आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा, और इसके साथ साथ शेयर की कीमत में इजाफा बोनस की सूरत में भी आपको फायदा देगा। ये बगैर किसी काम के मुस्तकिल बुनियादों पर पैसा कमाने का आसान तरीन तरीकों में से एक है, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में कि आप सरमायाकारी करने के लिए सही शेयर्स और कंपनी का इंतखाब करें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इस अगले हिस्से को गौर से सुने ताकि आप किसी भी क्रूशल मिस्टेक से बच सकें। अच्छे डिविडेंड स्टॉक को बुरे से अलग करने के लिए उन्हें सोशल दर्जा बंदियों में तकसीम किया जाता है। सबसे ऊपर आपके पास डिविडेंड किंग्स हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ डिविडेंड अदा किया है बल्कि दर हकीकत उसे लगातार 50 सालों से बढ़ाते चले आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स आते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने 25 सालों से मुसलसल अपने मुनाफे में इजाफा किया है। यहाँ पर ऑफिशियल डेफिनेशन खत्म हो जाती है, लेकिन मैं इसके बाद वाले स्टॉक्स को डिविडेंड वर्किंग क्लास कहता हूँ। यकीनी तौर पर इनमें से कुछ आखिरकार एरिस्टोक्रेट्स और किंग्स बन जाएंगे, ताहम ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन वहां तक पहुंचेगा। मैं इनके साथ बहुत मोहतात हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंतहाई ज्यादा मुनाफा ऑफर करने वाली कंपनियों की तरफ रागिब हो जाते हैं। मैं समझता हूँ क्यों, लेकिन याद रखें जितनी जरूरी और अहम वो रकम है जो आपको अदा की जा रही है, उतनी ही जरूरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। इन 7 आइडियाज की मैं 3 कैटेगरीज में दर्जाबंदी करता हूं ताकि आप आसानी से इन 7 आइडियाज का मवाजना कर सकें। फर्स्टली, डिविडेंड की सरमायाकारी में कितना वक्त लगता है। मैं इसे 5 में से 1 रेट करता हूं क्योंकि आपको करना सिर्फ ये है कि एक इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें कुछ रकम जमा करवानी है और कुछ डिविडेंड स्टॉक्स खरीद लेने हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन कुछ ऐप्स जिनको मैं रेकमेंड करूंगा वो है मूमू अमेरिका के लिए और यूरोप और यूके के लिए लाइटईयर। इस तरह की ऐप्स अक्सर ज्वाइन करने पर मुफ्त स्टॉक देती हैं, इसलिए अगर मुझे कोई ऐसी ऑफर नजर आ गई तो मैं उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सेकेंडली, आपको कितने पैसों की जरूरत है। मैं इसे 5 में से 5 रेट करूंगा क्योंकि ये करना बहुत तेज है, लेकिन इसके ट्रेड ऑफ में आपको ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करनी होती है ताकि आपको सिग्निफिकेंट आमदनी हासिल हो सके। थर्डली, $100 फी हफ्ता कमाना कितना आसान है। मैं इसे भी 5 आउट ऑफ 5 रेट करता हूं। लेट्स डू द मैथ। चूंकि डिविडेंड साल बाद कैलकुलेट किया जाता है और क्वार्टरली शेयर होल्डर को अदा किया जाता है, आइए पहले ये मालूम करते हैं कि आपको हर साल कितनी रकम की जरूरत है, जो कि बहुत आसान है। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। इसे 100 से जरब दें तो जवाब आता है $5200। अब हम अपनी पसंदीदा कंपनीज में से एक स्टारबक्स में सरमायाकारी करते हैं जो फिलहाल 2.4% का सालाना डिविडेंड अता करती है। हर साल $5200 या $100 हर हफ्ते कमाने के लिए आपको मजमूई तौर पर $2,16,666 की सरमायाकारी करनी होगी। अब मैं जानता हूं कि आप सोच रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास पहले से पैसा मौजूद है, लेकिन अगर मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं। इस सूरत में पैसिव इनकम कमाने के लिए अपने पैसे की बजाय अपना वक्त इस्तेमाल करना बेहतर सोच है, जो कि मेरा नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया है। नंबर 2, ऑटोमेटेड साइड हसल। बहुत से लोग नौकरी और खुदकार साइड हसल के दरमियान फर्क नहीं समझते। जब मैं छोटा था, मेरा जिमी नामी एक दोस्त था जिसका डॉग ट्रेनिंग का एक छोटा सा कारोबार था। वो जो काम करता था उसमें वो लाजवाब था। मुझे याद है कि मैंने उसे पागल कुत्तों को भी ट्रेन करते देखा था। एक दिन जब हम पार्क में बैठे हुए थे तो मैंने उससे पूछा कि तुम कितने पैसे कमा लेते हो। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि वो सिर्फ गुजारा कर रहा था। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ऐसा हुनरमंद शख्स जिसके पास बेचने के लिए बहुत स्किल्स हैं, वो इस रकम को कमाने से कासिर है जिसका वो हकदार था।
अगर हम इस चीज़ को एक तरफ रख दें कि वो शायद अपनी सर्विसेज की कीमत बहुत थोड़ी वसूल करता था, तो हम असल मसले तक पहुंच जाते हैं जो कि उसका बिजनेस मॉडल था। उसके पास एक दिन में सिर्फ महदूद घंटे थे जो वो बेच सकता था और कुत्तों को ट्रेनिंग दे सकता था। लिहाजा उन महदूद घंटों में वो महदूद इनकम ही कमा सकता था, क्योंकि उन दिनों ऐसे बिजनेस को ऑटोमेट करने और बड़े स्केल पर ले जाने की ऑप्शंस मौजूद नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास इंटरनेट है, ये छोटी साइड हसल्स बहुत ज्यादा पैसिव हो सकती हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। तो आप जिमी जैसी महारत रखने से खुद कार साइड हसल तक कैसे जाएंगे, ये वो इकदामात हैं जो इस मकसद के हसूल के लिए मैं उठाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आज के दौर में जिमी की तरह के एक छोटी सी साइड हसल को $1 मिलियन कारोबार में बदल सकता हूं। सबसे पहले आपको इस बात की शिनाख्त करनी होगी कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे आपको किसी किस्म का कोई अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन यही वो जगह है जहां पे लोगों की अक्सरियत जिमी की तरह इस जाल में फंस जाती है, क्योंकि वो अपने वक्त के हर मिनट को थोड़ी सी रकम के इवज बेचना शुरू कर देते हैं। इसकी बजाय आपको अपना वक्त और तवज्जो को डिजिटल एसेट बनाने पर मरकूज करनी चाहिए। जिमी के केस में ये ऐसा व्लॉग हो सकता है जहां उसने कुत्तों की तरबियत के बारे में बात की हो, कुत्तों के मालकान के लिए उनके पालतू जानवरों को तरबियत देने के लिए एक किताब, या एक कोर्स जो दूसरे लोगों को कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए साइड हसल शुरू करने का तरीका सिखाता हो। दूसरी बात, जब आपने फैसला कर लिया है कि आप किस किस्म का डिजिटल एसेट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसे इंटरनेट पर डालना होगा ताकि आपके मुस्तकबिल के कस्टमर्स उसे तलाश कर सकें। मैंने इसके लिए जो बेहतरीन हल तलाश किया है वो एक टूल है जिसे होस्टिंगर कहा जाता है, जो कि एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। उसमें सालाना फीस के बदले आपको होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर, लोगो मेकर, मुफ्त डोमेन नेम भी मिलता है। मैं जाती तौर पर इसका इंतखाब करूंगा क्योंकि मेरे पास कोडिंग की कोई महारत नहीं है और ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर इसे बहुत आसान बना देता है। इसके बाद सिर्फ सोशल मीडिया पर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट की मौसर तरीके से मार्केटिंग करने का मामला रह जाएगा। उस मकसद के लिए मैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में टिकटॉक वीडियोस बनाने को हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस तरह आप बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत के बगैर बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो साइड हसल को ऑटोमेट करने में वक्त कितना लगता है? अगर आप खुद ये काम कर रहे हैं तो मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में वक्त लगता है और फिर वेबसाइट बनाने का एडिशनल हेडेक होता है। ताहम अगर आप होस्टिंगर जैसी कोई चीज इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो मैं इसे 3 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा, क्योंकि आपको वेबसाइट बनाने के लिए किसी टेक्निकल या डिजाइन स्किल्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्ट इन AI वेबसाइट बिल्डर इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हैं, या मुतबादल तौर पर आप डिजाइनर्स की तैयार करदा टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरे जैसे सादा बंदे के लिए गुड न्यूज है। लेकिन वो लोग जो कुछ ज्यादा इल्म रखते हैं वो वर्डप्रेस ऑप्शन को मुंतखब करके वेबसाइट को मजीद बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कितनी रकम दरकार है। मैं इसे 1 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा, क्योंकि ये पैसिव इनकम का आइडिया आपके पैसे से ज्यादा आपके वक्त की डिमांड करता है। डिपेंड करता है कि आप कैसी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अगर ये सिर्फ किसी किस्म का कोर्स है तो आप ये सब कुछ अपने लैपटॉप पर कैनवा जैसे प्रोग्राम का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जब इंटरनेट पर उसकी होस्टिंग की बात आएगी तो आप होस्टिंगर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका 24 महीनों का प्लान आपको सिर्फ $3 माहवार कॉस्ट करेगा। आखिर में वो हिस्सा जो हर कोई जानना चाहता है कि इस तरीके से हफ्ते में $100 कमाना कितना आसान है। मैं इसे 1 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा, क्योंकि एक बार आप अप एंड रनिंग हो गए और आपने अपनी डिजिटल प्रोडक्ट की कीमत $25 रखी तो आपको सिर्फ एक हफ्ते में 4 सेल्स करना होंगी और आप $100 कमा लेंगे। चंद हफ्तों में आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस हासिल कर सकते हैं और उसके बाद सारे का सारा प्रॉफिट। अगर आप हर रोज टिकटॉक वीडियो पोस्ट करते हैं, जो कि काफी आसान है, अगर आपका एक भी वीडियो वायरल हो गया तो सेल्स आपकी तवक्को से बहुत ज्यादा हो सकती है। नंबर 3, ऑनलाइन कंटेंट। कई दहाइयों से रिवायती मीडिया ने लाखों करोड़ों डॉलर जमा करके छुपा के रखे हुए थे। मैं रेडियो स्टेशन और टेलीविजन नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। अवाम को उस वक्त तक अंदाजा नहीं था कि इश्तिहारात में कितना पैसा होता है, जब तक कि यूट्यूब ने अवाम के लिए अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। फिर पर्दा अच्छी तरह और सही मायनों में उठाया गया। रिवायती मीडिया उससे नफरत करता है और यही वजह है कि वो हर मौका पर सोशल मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन कंटेंट से फायदा उठाने वाले लोग अपना हाथ खजाने की उस देग में डाल रहे हैं जिस पर पहले बहुत सख्त पैरा था, और वो बजा तौर पर अपना मुनासिब हिस्सा वसूल भी कर रहे हैं। ये बात मुझे हैरान कर देती है कि कुछ लोग अब भी ये नहीं समझते कि ऑनलाइन कंटेंट बनाने वाले कैसे पैसा कमाते हैं। मेरा मतलब है कि इश्तिहारात का तस्वर सैकड़ों साल पुराना है और ऑनलाइन इश्तिहारात ट्रैकेबल होते हैं, बजाय इसके कि टीवी पर बेतरतीब इश्तिहारात चलाए जाएं और उन इश्तिहारात की मदद से सेल में इजाफे की उम्मीद की जाए। सोशल मीडिया के बारे में मुझे जो बेहतरीन मशवरा मिला है वो ये है कि इट्स नॉट इफ यू डू इट, इट्स हाउ वेल यू डू इट। तो हम इसे पैसा कमाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आप YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, और एक बार जब आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 पब्लिक वॉच आवर्स तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने वीडियोस पर चलने वाले इश्तिहारात के इवज इनकम कमा सकते हैं। जब भी मैं लोगों को ऐसा मशवरा देता हूं तो मुझे जवाब मिलता है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो खुशकिस्मत हैं। शायद कुछ साल पहले तक ऐसा ही था, लेकिन अब अगर आपका कंटेंट अच्छा है, एल्गोरिदम के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप कामयाब होंगे। तल हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका
उनका कंटेंट अच्छा है, जबकि हकीकत में वो बहुत फजूल होता है और कोई भी उन्हें ये नहीं बताना चाहता। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ अपने घर वालों और दोस्तों से पूछते हैं जो उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए सच को शुगर कोट कर देते हैं। अगर आपको ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए तो आपको उन लोगों से पूछना होगा जिन्हें आपकी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है। उन लोगों का ज्यादा ख्याल रखें जो आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। जिस चीज के साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसका इंतखाब बेहतर है, चाहे वो राइटिंग हो, फोटोग्राफी हो, माइक्रोफोन में बोलना हो या एक मुकम्मल वीडियो रिकॉर्ड करना हो। अगर आप लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं तो आप फाते हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि नीश का इंतखाब बहुत जरूरी है। इंटरनेट के इब्तदाई दिनों में आप किसी भी चीज के बारे में बात करने से कामयाब हो सकते थे, लेकिन अब मुकाबला बहुत सख्त है। अब इंटरनेट पे कामयाबी हासिल करने के लिए आपको किसी खास चीज में महारत हासिल करने की जरूरत है। अपने पसंदीदा टीवी शोज के बारे में सोचें। हर बार जब आप टीवी चलाते हैं आपको मालूम होता है कि क्या होने वाला है, मिलते जुलते किरदार, लोकेशंस और कहानी। लिहाजा आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं और रेगुलरली अपलोड करते हैं। ये आपके लिए स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना बहुत आसान बना देता है। मैं इस चैनल पर डाली जाने वाली हर वीडियो को एक छोटा सा एसेट समझता हूं जो आने वाले सालों में मेरे लिए पैसिव इनकम कमाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन में कितना वक्त लगता है? मैं इसे 5 में से 5 रेट करता हूं, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजों में से एक है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक तवील और मुश्किल अमल है। इस वीडियो को तैयार करने में हमें 2 हफ्तों का वक्त लगा है। ताहम मेरी राय में ये सारी मुश्किलात वर्थ करती हैं। जरा सोचें, काम जितना मुश्किल होगा आपका मुकाबला उतना ही कम होगा। आपको कितने पैसों की जरूरत है? इसे मैं 5 में से 1 रेट करूंगा, क्योंकि आपको इसे शुरू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जदीद तरीन इक्विपमेंट्स खरीदते हैं या कंटेंट क्रिएशन का तरीका सीखने के लिए दीवानावार तवील कोर्सेज करते हैं। ये एक टेरिबल आइडिया है। आपको इस चीज का शौकीन कस्टमर बनने की जरूरत है जो आप बनाना चाहते हैं। मुख्तलिफ चीजों से अच्छे अच्छे हिस्से लें और फिर उन्हें अपने आइडिया के साथ मिक्स कर दें। इसके बारे में एक अजीम किताब है जिसे स्टील लाइक एन आर्टिस्ट कहा जाता है, वो जरूर पढ़ें। सबसे अहम बात यह है कि हफ्ते में $100 कमाना कितना आसान है। इसे भी मैं 5 में से 1 रेट करूंगा। यूट्यूब चैनल शुरू करने के चंद महीनों के अंदर ये रोजाना $100 से ज्यादा कमाने के काबिल हो जाएगा। रिवायती मीडिया बिला वजह इस खजाने की देख पर कुंडली मारकर नहीं बैठा हुआ था। अपॉर्चुनिटी इज इनसेन। आइडिया नंबर 4, निजी सरमायाकारी। अब मैं चाहता हूं कि आप तसव्वुर करें कि आप शार्क टैंक प्रोग्राम में एक सरमायाकार हैं। एक कारोबारी शख्स एक शानदार कारोबार के साथ आता है। उसे अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए कुछ रकम की तलाश है। आप समझते हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं और आप उस कारोबार में हिस्सेदार बन सकते हैं। क्या आप खतरा मोल लेंगे? आप खानदान के किसी मेंबर के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो अपने बहुत शानदार बिजनेस का प्लान आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उन्हें कारोबार शुरू करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी रकम की जरूरत है। तो क्या आप उनकी भी मदद करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ में है तो निजी सरमायाकारी आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपका पहला कदम यह फैसला करना है कि आप किस किस्म के प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। इसकी 2 अकसाम है, शार्क इन्वेस्टर और एंजल इन्वेस्टर। कुछ सारी जिंदगी एंजल इन्वेस्टर ही रहते हैं, कुछ शार्क में बदल जाते हैं, लेकिन इससे आपको दोनों में फर्क जानने में मदद मिलेगी। एंजल अक्सर दोस्तों और फैमिली के जरिए चलाए जाने वाले कारोबार में सरमायाकारी करते हैं। उनके पास अक्सर बेतहाशा पैसा नहीं होता और ना ही कारोबार पर कंट्रोल हासिल करने की कोई दिलचस्पी। वो आमतौर पर अच्छे और ज्यादा फॉरगिविंग होते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है। दूसरी तरफ शार्क इन्वेस्टर छोटी रकम की सरमायाकारी करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। वो बिजनेस का कंट्रोल हासिल करने में भी दिलचस्पी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनकी महारत कारोबार को ज्यादा मुनाफा बख्श बना सकती है, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हो सकता है। मैं जाती तौर पर स्पेक्ट्रम के शार्क वाले सिरे की तरफ ज्यादा माइल हूं, क्योंकि मैं अपनी सरमायाकारी पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखना चाहता हूं। लेकिन आप जो भी प्राइवेट इन्वेस्टिंग की हिकमत अमली का इंतखाब करते हैं, आप उसे कंटेंट क्रिएशन के साथ जोड़ सकते हैं। आप शायद यकीन न करें, लेकिन हॉलीवुड एक्टर रायन रेनल्ड इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़हीन लोगों में से एक है। मैं मुबालगा नहीं कर रहा। वो रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मास्क के नीचे वो एक इन्वेस्टर और समझदार वेंचर कैपिटलिस्ट है, जिसकी नेटवर्थ $350 मिलियन से भी ज्यादा है। वो इन्वेस्टर्स की मुतलाशी कंपनियां ढूंढता है और एक एंजल इन्वेस्टर के तौर पर थोड़ा सा शेयर खरीदने की ऑफर करता है। कीमत बढ़ाने के लिए अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और फिर जब कंपनी फरोख्त होती है तो उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भारी चेक मिल जाता है। ये सारी पैसिव इनकम है। नाउ ऑफ कोर्स रायन एक वर्ल्ड वाइड स्टार है, लेकिन आप उसकी स्ट्रेटजी को छोटे पैमाने पर कॉपी कर सकते हैं और उसे बहुत ज्यादा पैसिव इनकम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसकी कामयाबी का 1% भी नकल कर लें तो आपकी नेटवर्थ $3.5 मिलियन हो सकती है। तो प्राइवेट इन्वेस्टिंग में कितना वक्त लगता है? मैं इसे 5 में से 2.5 रेट करूंगा, क्योंकि ऐसा कारोबार तलाश करने में थोड़ा वक्त लगता है जिसे आप वाकई सरमायाकारी के काबिल समझते हैं। तसल्ली से, एहतियात से गौर खोज करें कि क्या आप मुस्तकबिल में उस कारोबार को कामयाब होता देख सकते हैं। आपको एंटरप्रेन्योर से भी ये पूछना होगा कि डिविडेंड कैसे अदा किया जाएगा, और ये भी कि उनकी अल्टीमेट एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि ऐसे ही आपने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वापस हासिल करनी है। उसमें असल सरमायाकारी करने में ज्यादा वक्त
وقت نہیں لگتا کیونکہ آپ نے صرف رقم ان کے حوالے کرنی ہے اور اپنے بزنس کے شیئر کا ایگریمنٹ کرنا ہے۔ آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ میں اسے 5 میں سے 3 ریٹ کروں گا کیونکہ یہ واقعی اس کاروبار پہ منحصر ہے جس میں آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر $1000 سے لے کر $1,00,000 کے درمیان سرمایہ کاری کی ہے۔ بلا شبہ آپ جتنی جلدی اس بزنس میں داخل ہوں گے آپ کو اتنی ہی کم سرمایہ کاری کرنی پڑے گی اور آپ کو اتنا ہی زیادہ رسک بھی لینا پڑے گا، لہٰذا آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کتنا رسک لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک سے زیادہ سرمایہ کاری کریں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک اچھا انویسٹمنٹ ڈیسیژن 9 برے انویسٹمنٹ ڈیسیژنز کی کسر نکال دیتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہفتے میں $100 کمانا کتنا آسان ہے۔ میں اسے 5 میں سے 2 ریٹ کروں گا کیونکہ یہ واقعی آپ کی نیگوسیشن سکلز اور آپ کے سرمایہ کار پر منحصر ہے۔ آپ جتنی زیادہ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو بدلے میں اتنا ہی زیادہ ریٹرن ملے گا کیونکہ آپ انٹرپرینور کی جیب سے پیسہ نہیں نکال رہے، اس کی بجائے آپ ہر ایک کے لیے منی پاٹ کو بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں۔ نمبر 5، افیلیٹ مارکیٹنگ۔ مجھے یاد ہے کہ جب حال ہی میں ایک بڑے بینک نے سیل پروموشن لگائی تو میرے ایک دوست نے اپنے تمام دوستوں کو اس کا سائن اپ لنک بھیجا اور انہیں بتایا کہ اگر وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ مفت $10 حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ نتائج سے حیران رہ گیا۔ ہر چند گھنٹے بعد ایک نیا دوست سائن اپ کرتا تھا اور مفت رقم کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے معلوم ہوتا اس کے 30 دوست اس لنک کا استعمال کرتے ہوئے سائن اپ کر چکے تھے اور وہ اپنی 30 کی لمٹ پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن وہ صرف اپنے دوستوں کی بھلائی کے لیے ایسا نہیں کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک نیک اور خدا ترس آدمی ہے، لیکن اسے خود بھی ہر ایک نئے دوست کے سائن اپ کرنے پر بینک نے $10 پے کیے۔ یعنی اس دن اس نے بستر پر بیٹھے بیٹھے چند لوگوں کو ٹیکسٹ میسج بھیج کر $300 کمائے۔ ذرا تصور کریں اگر 30 کی لمٹ نہ ہوتی تو وہ اس سے کہیں زیادہ کما سکتا تھا۔ یہ بنیادی طور پر افیلیٹ مارکیٹنگ ہے، لیکن حقیقی افیلیٹ مارکیٹنگ کی کوئی حد نہیں ہے، لہٰذا آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں۔ اسے آن لائن پیسہ کمانے کا سب سے آسان لیکن سب سے منافع بخش طریقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی اضافی مہارت یا تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر ایک افیلیٹ بننے کے لیے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ ہے اپنی نیش کے لیے پیشن اور دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت۔ ان تمام مصنوعات کے بارے میں سوچیں جو آپ کو پسند ہیں اور شاید روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں۔ امکانات ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان مصنوعات کو پسند کریں گے اور آپ ان کو فروخت کرنے کے لیے بہترین شخص ہیں۔ زیادہ تر بڑی کمپنیوں کے پاس ایک افیلیٹ اسکیم ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو بس ان کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور تھوڑی ریسرچ کرنی ہے۔ اگر آپ کو وہاں کچھ نہیں ملتا تو ان سے براہ راست رابطہ کرنے اور پوچھنے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ان کا افیلیٹ مارکیٹر کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ impact.com جیسی ویب سائٹس بھی ہیں جہاں آپ بہت ساری افیلیٹ اسکیمیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے آسانی سے سائن اپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو شور مچانا ہوگا۔ آپ بلاگ لکھ کر، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یا ریویوز پوسٹ کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ نے آلریڈی ٹک ٹاک پر Amazon پروڈکٹس کے بارے میں ان ویڈیوز کو دیکھا ہوگا جو آپ کو خریدنے کی ضرورت ہے۔ ہر بار جب بھی کوئی آپ کے لنک کے ذریعے اس چیز کو خریدتا ہے تو آپ کو بطور افیلیٹ مارکیٹر کک بیک ملتا ہے اور آپ منافع کماتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں اگر آپ پروڈکٹ ریویو کر رہے ہیں تو آپ کو پروڈکٹ خود خرید کر اسے ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ اس پروڈکٹ کو وقت کے ساتھ استعمال کرنے اور اپنے نتائج کو پوسٹ کرنے سے آپ کا کنٹینٹ یوزفل اور جینوئن نظر آئے گا۔ افیلیٹ مارکیٹنگ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے آڈینس کو وہ ویلیو کیسے فراہم کر سکتے ہیں جو آپ کو بدلے میں ملنے والے منافع سے زیادہ ہو۔ تو افیلیٹ مارکیٹنگ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میں اسے 5 میں سے 3.5 ریٹ کرتا ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کام کو شروع کرنا مشکل ہوگا، لہٰذا حقیقت پسندانہ توقعات رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ آن لائن پیسہ کمانے کا ایک بہترین طریقہ ہے لیکن یہ فوری امیر بننے کی اسکیم نہیں ہے۔ اس کے لیے صبر اور سیکھنے کی خواہش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فوری نتائج نظر نہیں آتے تو ڈسکریج ہونا بالکل سمجھ میں آتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ اس میدان میں کامیابی میں وقت لگتا ہے۔ آپ کو اپنی آڈینس کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے اور ان کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اسے میں 5 میں سے 1 ریٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک فون یا لیپ ٹاپ ہوگا جسے آپ انٹرنیٹ استعمال کرنے اور اپنا کنٹینٹ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہفتے میں $100 کمانا کتنا آسان ہے؟ میں اسے 5 میں سے 2 ریٹ کرتا ہوں۔ اگر ہم میرے دوست کی مثال لیں تو وہ ایک طرح سے افیلیٹ مارکیٹنگ کو بغیر جانے کر رہا تھا اور وہ ایک دن میں $300 کمانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ پیسیو انکم نہیں تھی کیونکہ وہ خود لوگوں کو ٹیکسٹ میسج بھیج رہا تھا۔ تاہم ایک بار جب آپ کا اپنا کنٹینٹ تیار ہو گیا تو وہ بہت ساری ہیوی لفٹنگ خود کرے گا۔ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ افیلیٹ مارکیٹر ہر سال اوسطاً 66,000 پیسیو انکم کماتے ہیں جو کہ $35,000 سے لے کر $124,000 تک ہے۔ آئیڈیا 6،
एक डिजिटल टूल। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा करने का फैसला किया और अब वो एक करोड़पति है जो घर से ज्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ हॉलीडेज में गुजारता है। उसने एक डिजिटल टूल के लिए मार्केट में एक गैप देखा जिसने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अपने तमाम कस्टमर्स के डेटा पर नजर रखने में मदद की। सबसे पहले उसने अपना सॉफ्टवेयर वन ऑफ कीमत पर फरोख्त करने का फैसला किया। उस सूरत में उसे हमेशा नए कस्टमर्स की तलाश रहती थी। जब उसने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल अपनाया तो वो हर महीने बहुत ज्यादा मुतवक्के पैसिव इनकम कमाने के काबिल हो गया। बिलाशुबा उसे अब भी कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज ऑफर करनी पड़ती हैं, लेकिन उसने ये काम करने के लिए लोगों की खिदमत हासिल की और मुकम्मल तौर पर हाथ उठा लिया। बाद में उसने अपना कारोबार कई मिलियंस में बेच दिया। आपको किसी किस्म का टेक्नोलॉजी नर्ड बनना पड़ेगा इससे पहले कि आप ये सोचें कि आप कोई डिजिटल टूल बनाएं। सबसे अहम काम यह है कि किसी मसले की निशानदेही की जाए जिसे हल करने की जरूरत है। अक्सर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कोड लिखने की सलाहियत रखते हैं लेकिन वो इतने क्रिएटिव नहीं होते और उन्हें बहुत ज्यादा डायरेक्शन और गाइडेंस की जरूरत होती है। लिहाजा अगर आप कोड नहीं लिख सकते तो आप आइडिया पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस के बैकग्राउंड में असल दिमाग। उसके बाद आपको उन कस्टमर्स को तलाश करना है जिनकी जरूरियात को आपका सॉफ्टवेयर पूरा करेगा। कस्टमर्स की दो मेन कैटेगरीज होती हैं, बिजनेस कस्टमर या इंडिविजुअल कस्टमर्स। दूसरे बिजनेसेस को सर्विसेज देना अक्सर कम से कम रिस्क के तौर पर देखा जाता है और आप हर कस्टमर से ज्यादा रकम कमा सकते हैं। जब आपको ये समझ आ जाए तो आप वाकई ये देखने के काबिल हो जाएंगे कि लोग आपके सोल्यूशन पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आप अपने आइडिया से ज्यादा अटैच ना हो, क्योंकि हो सकता है शायद आपका सॉफ्टवेयर वो काम ना करे जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है। लिहाजा तनकीद की सूरत में अपने डिजिटल टूल को इंप्रूव और अपग्रेड करने की जरूरत है। यहां तक कि अगर ये वो चीज है जिसके बारे में आप समझते हैं कि आप इसे अभी शुरू नहीं कर सकते तो कम से कम उन प्रॉब्लम्स को लिख लें जो बिजनेसेस को दरपेश हैं, जस्ट इन केस आपके जहन में शायद उनका कोई सोल्यूशन आ जाए। तो डिजिटल टूल बनाने में कितना वक्त लगता है? मैं इसे 5 में से 5 रेट करूंगा। ना सिर्फ आइडिया जहन में आने में वक्त लगता है बल्कि उसकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग भी बहुत वक्त तलब काम है। लिहाजा अगर आप इस रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी वहम में रहें। इस बात को यकीनी बनाएं कि अपनी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में सालों बर्बाद ना करें जो मतलूबा टारगेट ही हासिल ना करती हो। लिहाजा कंटिन्यूअस टेस्टिंग बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे करते देखा है और महसूस किया है कि उन्होंने हकीकत में अपनी जिंदगी के साल हा साल किसी ऐसी चीज पर जाया कर दिए जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। लेकिन जैसा कि मैंने अपने दोस्त का जिक्र किया, अगर आप एक अमेजिंग डिजिटल टूल बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपको पैसिव इनकम का एक मुस्तकिल सोर्स मुहैया कर देगा और आपको मुमकिन तौर पर लाखों में फरोख्त करने के काबिल होने का इजाफी फायदा भी होगा। तो डिजिटल टूल बनाने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है? मैं इसे 5 में से 3.5 रेट करूंगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज बनाने पर आपको एक माकूल रकम खर्च करना पड़ेगी। ताहम अपने अखराजात को कम करने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोडर को अपने साथ पार्टनर बनाएं। इससे आपको उसकी तनख्वाह की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसे बिजनेस में हिस्सा देना पड़ेगा। दूसरा, एक बार जब आप अपने प्रोडक्ट या एमपीवी का पहला वर्जन बना लेते हैं, अगर ये अच्छा है तो आपको एंजल इन्वेस्टर से भी कुछ दिलचस्पी मिलना शुरू हो जाएगी। इस मौका पर आपको यह फैसला करना होगा कि या तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल जारी रखें, जिसे बूटस्ट्रैपिंग कहा जाता है, या अपने कारोबार में इक्विटी के बदले इन्वेस्टर्स को आने दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि $100 फी हफ्ता कमाना कितना आसान है। इसे मैं 5 में से 1 रेट करूंगा। अगर आप इसे इस मरहले तक बनाने और फंड करने का इंतजाम करते हैं जहां उसे मार्केट में बेचा जा सकता है और आपकी सब्सक्रिप्शन की कीमत $20 माहवार है, तो आपको सिर्फ 20 पेइंग कस्टमर्स की जरूरत है और आप हफ्ते में $100 कमा लेंगे। बिलाशुबा आपके दूसरे अखराजात होंगे, लेकिन ये कस्टमर सपोर्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट्स तक महदूद होंगे। ये भी इम्कान है कि आप माहाना $20 से ज्यादा चार्ज करेंगे और आपके पास 20 से ज्यादा कस्टमर्स होंगे। मैं खुद डिजिटल टूल्स पर माहाना कम से कम $200 खर्च करता हूँ, लिहाजा पैसा तो यकीनी तौर पर इसमें है। हमने एसेट्स में सरमायाकारी करने और अपने खुद के एसेट्स बनाने के बारे में बात की, लेकिन एक चीज जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो दरअसल आपके पहले से मौजूद एसेट से पैसा कमाना है, जो मुझे हमारे अगले आइडिया की तरफ लेके जाता है। आइडिया नंबर 7, अपना सामान किराए पर देना। ज्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो सोने की कान पर बैठे हैं और वो पहले से ही उस चीज के मालिक हो सकते हैं जिसकी उन्हें पैसिव इनकम कमाने के लिए जरूरत है। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझ पर इंकशाफ किया कि वो अपने बिलों की अदायगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मैंने उसे मशवरा दिया कि कुछ पैसिव इनकम कमाने के लिए अपना ड्राइववे किराए पर दे दो। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे वापस टेक्स्ट किया और कहा कि ये हैरत अंगेज तौर पर काम कर रहा है। उसकी वजह यह थी कि वो ब्रॉमले ट्रेन स्टेशन के करीब रहता था, जिसका मतलब यह था कि जो लोग काम करने के लिए लंदन जाते थे तो वो उन्हें उनकी कार अपनी ड्राइव में खड़ी करने के लिए $70 वसूल करता था। उसके पास 2 कारें खड़ी करने की जगह थी, इसलिए वो दर हकीकत इजाफी पैसिव इनकम की सूरत में $140 कमाने के काबिल हो गया था। मैं जानता हूं कि हर एक के पास किराया पर देने के लिए ड्राइववे नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास कुछ ऐसा होता है जिसे वो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मलकियत की हर चीज की फहरिस्त बनाएं और देखें कि आया आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसे आप किराए पर दे सकें। कुछ ख्यालात जो जहन
में आते हैं वो हैं स्टोरेज करने की जगह, जैसे अटैक, बेसमेंट, गाड़ी, कैंपिंग का सामान, कैमरा गियर, गैरेज या आपके घर का कोई स्पेयर रूम। बिलाशुबा आप हमेशा किराए पर देने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको काफ़ी रकम दरकार होगी। दुनिया यकीनी तौर पर किराए की चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ होती जा रही है क्योंकि चीज़ें तेज़ी से महंगी हो रही हैं। अपनी चीज़ें किराए पर देना असल में एसेट खरीदने का जवाब पेश करने का भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। मेरा मतलब है कि अगर मैं जानता हूँ कि एक महंगा कैमरा कुछ मखसूस रेंटल्स के बाद अपनी कीमत खुद अदा कर देगा, तो क्या उसे खरीदना जस्टिफाइड नहीं है? एक बार जब आपने सोच लिया कि आप दूसरों को क्या चीज किराए पर दे सकते हैं, तो आपको बस एक ऐसी ऐप तलाश करनी है जो आपके मुमकिन कस्टमर्स को आपके साथ मिला दे। ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं। माजी में मैंने कैमरे का सामान और कैंपिंग गियर किराए पर लेने के लिए फैट लामा, गाड़ियां किराए पर लेने के लिए टूरो और फिल्म साजी के लिए घरों को किराए पर लेने के लिए एयरबीएनबी का इस्तेमाल किया है। पीयर टू पीयर कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म्स आपके लिए लाजमी तौर पर अपनी रकम दूसरों को किराए पर देना भी मुमकिन बनाते हैं, अगरचे इसमें कुछ रिस्क शामिल है। बहुत से कर्ज दहिंदगान ने कामयाबी के साथ इस सरमायाकारी से अच्छी आमदनी हासिल की है। मिसाल के तौर पर मारूफ प्लेटफॉर्म्स में से एक प्रॉस्परस की औसतन तारीखी रिटर्न 5.4% है। लिहाजा अगर आप थोड़ा सा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं तो ये एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो किसी चीज को किराए पर देने के लिए कितना वक्त लगता है? मैं इसे 5 में से 1 रेट करूंगा, क्योंकि आपको बस कुछ तस्वीर लेना है और उन्हें किसी ऐसी ऐप या वेबसाइट पे अपलोड करना है जो आपके लिए तमाम काम करेगी। इसकी सबसे बड़ी खराबी इसमें शामिल मुमकिन रिस्क है। हर कोई आपकी अशिया के साथ इतनी एहतियात नहीं करेगा जैसा कि आप खुद करते हैं, इसलिए किसी किस्म की इंश्योरेंस का होना जरूरी है। आमतौर पर ये उस प्लेटफॉर्म के साथ ही आती है जिसे आप इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। आपको कितने पैसों की जरूरत है? मैं इसे 5 में से 1 रेट करूंगा, क्योंकि अगर आप अपनी मलकियत वाली चीजें किराए पर दे रहे हैं तो इससे आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। वाहद इजाफी खर्च इंश्योरेंस का होगा जो आप अपनी अशिया को महफूज रखने के लिए खरीदेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, हफ्ते में $100 कमाना कितना आसान है? मैं इसे 5 में से 2 रेट करूंगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। ज्यादातर लोगों के पास एक घर होता है जिसे वो हफ्ते में इजाफी $100 कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसका मतलब ड्राइव वे या स्पेयर रूम किराए पर देना हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साल आप दूसरों से आगे कैसे निकल सकते हैं, तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल विजिट करें, जहां आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के मुतालिक मजीद वीडियोस देखने को मिलेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच।